बिल्कुल छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए ईद की शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ। मेरे ख्याल से गुल प्लाजा की वजह से तो शायद ईद में वो रौनक ही ना लगे। ये इंसिडेंट इतना ज्यादा फील हुआ है कि शायद हम इस बार ईद नहीं मना सके। जिस वक्त आग लगी मैं रात तकरीबन 10 बजे के करीब अपने घर पे मौजूद था। मैंने लगा यार मुझे ये मामूली नहीं लग रही। अगर कोई किसी के घर में शादी हो रही हो और वो गुल प्लाजा ना जाए, उसकी शादी अधूरी है। गुल प्लाजा एक कराची का गुलदस्ता है। शाबान का आगाज हो चुका है। लोगों ने ईद की तैयारियों के लिए माल अपनी दुकानों में भरा हुआ था इस वक्त। यहाँ पर मैंने हमेशा रौनकें देखी, हर तरफ सेल्समैन की आवाजें, दुकानदारों की आवाजें, बाजी यहाँ आ जाए, बाजी ये खरीद लें, आपको क्या चाहिए। यहाँ पर अच्छे अच्छे सूट हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा, काली दीवारें और उसमें हीट। इतने सारे लोग मौजूद थे, वो भी उस अफसोसनाक वाक़े में झुलसे हैं, जले हैं। उनकी स्मेल, वो जो कुछ लम्हे थे हमारे, जो वो इंतहाई नाकाबिले बयान थे। चंद दुकानें ही हमने देखी होंगी, हौलनाक मंजर था। देख कर लगता था कि उनपे कयामत टूट पड़ी है। सबसे पहले जब मैंने सुना कि गुल प्लाजा में आग लग गई है, मुझे लगा कि माइनर आग ऐसे ही होती है, लगती है, एक दो दुकान जले होंगे और उसके बाद जो है इसकी रेनोवेशन हो जाएगी और दोबारा जो है वो इमारत सही हो जाएगी। लेकिन जब खबरें आती गईं कि बहुत ज़्यादा आग लगी है, फिर जब हम वहाँ पहुँचे अपनी टीम के साथ, तो मैंने जब वहाँ पर देखा तो मनाजिर कुछ क़यामत जैसे मनाजिर थे। मतलब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गुल प्लाज़ा, जिससे मैं रोज़ाना, मतलब ये है कि हम लोग वहाँ से गुज़रते हैं, किसी असाइनमेंट पे जाते हुए हम देखते हैं, या फिर हम लोग महीने में एक दफ़ा हमारा ख़ुद भी जाना होता है। मैं अगर बतौर सहाफ़ी बताऊँ तो हम लोग ईद की शॉपिंग से पहले वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर लोगों से, क्योंकि गुल प्लाज़ा एक कराची का गुलदस्ता है, उसमें हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग, हर किस्म के लोग वहाँ पर होते थे और इतने फुल ऑफ लाइफ होते थे कि उनसे बात करते हुए भी मज़ा आता था। वहाँ के लोग, वहाँ के अगर दुकानदारों की बात करें कि वो भी बहुत जेनरस से होते हैं और जब हम वहाँ एंटर होते हैं तो हम वापस जाना ही भूल जाते हैं। मतलब इस तरह का वहाँ का माहौल होता था और लोगों से बात करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता था। तो वहाँ ख़वातीन हो, बच्चे हों या बड़े हों, हर किस्म के कपड़े भी मिलते थे। तो हम लोग जब भी वहाँ गए तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अक्सर हम वहाँ जाते थे तो वहाँ पर खाने की खुशबुएँ आती थी। मतलब बाहर अगर वहाँ जो फूड स्ट्रीट है उसकी भी बात करें तो वो भी काफ़ी गुल प्लाजा से कनेक्टेड थी। वहाँ पर बहुत मशहूर खट्टे आलू वाला होता था, वहाँ पर जो है दूध सोडा वाला होता था या चना चाट वाला होता था और बर्गर वाला, वो बहुत मशहूर होते थे और हलीम भी जो है वहाँ पर लोग बहुत शौक़ से खाते थे। तो मैंने हमेशा वही देखा गुल प्लाजा में। देखिए, बिल्कुल गुल प्लाजा में तकरीबन 36 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया था और तकरीबन 40 घंटे के बाद इस बात की इजाज़त दी गई थी कि रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो इमारत के अंदर दाखिल हो सके। तो बिल्कुल फ्रंट जो एमेजिनर रोड पर जो गेट बना हुआ है, फ्रंट गेट, बिल्कुल उससे हमें जो है अंदर जाने का मौका मिला और जैसे ही हम गए, चंद कदम ही लिए होंगे हमने, इतनी हीट थी कि शायद ही हमारा जो सांस था वो उखड़ना शुरू हो गया। तो हमने कोशिश की कि थोड़ा सा हम सर्वाइव कर सकें, थोड़ा सा फिर दोबारा बाहर आए, फिर थोड़ी सी हमने अपनी सांस बहाल की और सांस बहाल करने के बाद दोबारा हम अंदर गए। हम चंद कदम ही, यानी कि चंद दुकानें ही हमने देखी होंगी कि जो मंज़र था वहाँ का, हौलनाक मंज़र था। हर तरफ बिखरा हुआ सामान, जला हुआ सामान, अजीब सी स्मेल, हर चीज़ ऐसा लग रही थी कि चीज़ जल गई, भुन गई। वो सूरत हाल थी, शायद वो नाकाबिले बयान सूरत हाल थी कि मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता कि हमने वहाँ क्या क्या देखा, किस तरह देखा, क्योंकि जो दुकानदार मौजूद थे वहाँ पे, जो शहरी उस वक्त शॉपिंग कर रहे थे, वो उस दुकान के अंदर मौजूद थे। इतने सारे लोग मौजूद थे, वो भी उस अफसोसनाक वाक़े में झुलसे हैं, जले हैं। उनकी स्मेल, वो नाकाबिले बयान, वो जो कुछ लम्हे थे हमारे, जो वो इंतहाई नाकाबिले बयान थे। देखें, बहुत सारी दुकानें ऐसी थी कि उन्होंने अपने शटर्स खुद बंद कर लिए थे। अच्छा, वो ये समझे दुकानदार कि ये छोटी मोटी आग है, ठीक है, बुझ जाएगी, पहले भी लगती रही हैं, इसी साल भी लगी हैं, वाक़यात हुए, लेकिन वो
उन्होंने अपने आप को और अपने जो वो दुकानदार थे उनको अपने दुकानों के अंदर करके, जो खरीदार थे उनको अपनी दुकानों के अंदर कर करके शटर बंद कर दिए। क्या आग बुझ जाएगी? उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये आग मिनटों में एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक, एक जानिब से लेकर दूसरे जानिब तक और ग्राउंड फ्लोर से लेकर वो तीसरी मंजिल तक वो मिनटों में पहुंचेगी। शायद यही वजह है कि इस इतने बड़े साने में इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ। जब मैं इस बार गई तो ना कोई वहाँ पर खाने पीने की कोई खुशबू, ना कोई वहाँ पर जो बच्चे अपने माँ से ज़िद करते दिखाई देते थे कि हमें ये चाहिए, हमें ये ले दें, और ना ही वहाँ पर जो ख़वातीन जो दुकानदारों से बार्गेनिंग करती थी, और वो कोई कुछ भी नहीं था। और बस एक जलने की बदबू, एक ख़वातीन की सिसकियाँ, और वही ख़वातीन, वही जो मैंने देखा कि वहाँ पर जो दुकानदार, कुछ ख़वातीन भी दुकान चलाती थी, तो मैंने उनको देखा, उस टाइम पे देखा जो ईद की शॉपिंग के लिए मैं जाती थी, और अब देखा तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वो देख कर लगता था कि उन पे क़यामत टूट पड़ी है। मतलब इस तरह का मंज़र था कि शायद मैंने अपनी लाइफ में, अब मुझे इतने साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन मैंने इस तरह का इंसिडेंट आज तक नहीं देखा कि वहाँ पर सब अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे, कोई अपने भाई को, कोई अपने बाप को, कोई अपनी बहन को, कोई अपनी माँ को, और किसी किसी के घर में तो 3-4 अफराद मिसिंग थे, और वो मिसिंग रहे। और वो हमसे कहते थे कि आप कोई मदद करें, क्या पता ये इमारत का मलबा जो है उसमें हमारे प्यारों की बाकियात हों, अगर ये मलबा उड़ जाएगा तो हमारे पास एक भी जो है वो उनका कोई इस तरह का नहीं बचेगा कि हमें यकीन तो आए कि हमारा प्यारा अब इस दुनिया में नहीं है। जहाँ पर मैंने हमेशा फुल ऑफ लाइफ लोग देखे, जहाँ पर मैंने हमेशा रौनकें देखी, हर तरफ सेल्समैन की आवाज़ें, दुकानदारों की आवाज़ें, बाजी यहाँ आ जाएं, बाजी ये ख़रीद लें, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर अच्छे अच्छे सूट हैं, और वहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा, काली दीवारें, और उसमें हीट, और इतनी हीट कि अगर हम चौथे दिन भी गए तो वहाँ पर इतनी हीट थी कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि अभी भी आग लगी हुई है, अभी भी शोले भड़क रहे हैं, अभी भी जो है वो कभी भी दीवार गिर जाएगी। मतलब इतना जो है वो ख़तरनाक मंज़र था। मैं कहती हूँ कि शायद कोई आम इंसान वहाँ पर जाए तो वो बेयर भी नहीं कर सके। मतलब हमें बतौर सहाफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, ख़ास तौर पे कि वो जगह जो कि हमारे बहुत दिल के करीब हो। मेरे ख़्याल से तो पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें गुल प्लाजा का कोई सामान ना हो। और अगर हम कराची की भी बात करें, अब वज़ीर आला हाउस की बात कर लें या फिर गवर्नर हाउस की बात करें, वहाँ पर भी गुल प्लाजा के सामान जाते हैं। मतलब गुल प्लाजा जो है वो हर किसी के दिल में बसता है। ये वो बिल्डिंग नहीं थी कि शायद किसी ने शॉपिंग की हो, किसी ने ना की हो, किसी को पता हो, किसी को ना पता हो। जब ये इंसिडेंट हुआ, कराची के हर बच्चे हर घर में गुल प्लाजा का अफसोस हो रहा था, क्योंकि गुल प्लाजा हर किसी के घर में बसता है। देखिए, बिल्कुल शाबान का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। लोगों ने ईद की तैयारियों के लिए माल अपनी दुकानों में भरा हुआ था इस वक्त, क्योंकि तमाम दुकानदार जो होते हैं वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लेते हैं। यही वजह थी कि हर दुकान में माल भरा हुआ था, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो कॉस्मेटिक की दुकान हो, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो किसी भी आइटम हो, कोई भी आइटम हो, फूलों की दुकान हो, कहीं किसी भी चीज़ की वो दुकान थी। वो दुकान लबालब, यानी कि वो हर फ्लोर, उसका हर चीज़, दुकान का सामान दुकानों से बाहर आया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि दुकानें थी बहुत छोटी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी दुकानें नहीं हैं। गुल प्लाजा का अगर आपने देखा हो, जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाए, वो दुकानें थी छोटी, एक के बाद एक दुकान थी। अच्छा, जब आग पर काबू पाने के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो सबसे पहले जिस दुकान में आग लगी हुई थी, जिस माल में आग लगी हुई थी, उसको बुझाने की कोशिश करते थे। लेकिन वजह ये थी कि उसके पीछे एक और दुकान थी, और दुकान की 4 दीवारी थी। दुकान का फ्रंट का हिस्सा नहीं था, वो बैक हिस्सा था, जिसकी वजह से आग अंदर मौजूद रहती थी। ये पानी, फायर ब्रिगेड वाले पानी डाल के, फॉर्म डाल के इसका इस्तेमाल करते थे, उसको बुझाते थे। लेकिन वो दूसरी इमारत से, दूसरी शॉप से वो आग भड़क उठती थी। बेटियों के जहेज़ की बात हो, या बच्चों की पैदाइश की बात हो, या फिर लड़कियों के मेकअप की बात हो,
तो हर कोई गुल प्लाजा ही जाना पसंद करता था, क्योंकि वहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ रीज़नेबल सामान मिलता था, वहाँ पर लोग बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, और एक तो एक शहर के बीचों बीच होता था, तो किसी को भी दूर नहीं पड़ता था, हर किसी के रास्ते में आता था। और वहाँ पर एक अलग ही हमेशा माहौल देखा करती थी मैं। जब मैं ईद से पहले शॉपिंग के लिए वहाँ मतलब रिपोर्टिंग के लिए जाती थी, और मैं ख़वातीन से पूछती थी कि आप लोग को क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मतलब क्या आपने ख़रीदा, तो वो बताती थी कि यहाँ हर किस्म की वैरायटी है। जब अपने लिए ख़रीदने जाओ तो हम बच्चों के लिए भी ले लेते थे, और बच्चों के लिए ख़रीदने जाओ तो अपने लिए भी सूट ले ही लेते थे। लास्ट मंथ मेरी फैमिली के अंदर शादी थी। मैं अपने 2 बेटों, जिसकी एक मेरा बेटा है तकरीबन 7 साल का है, एक 5 साल का, एक मेरी बड़ी बेटी है 12 साल की, एक मैं वाइफ, हम 5 अफराद गुल प्लाजा है। गुल प्लाजा में हमने पार्किंग की, अंदर गए, हमने सबसे पहले क्रॉकरी देखनी थी, डिनर सेट परचेज करना था। डिनर सेट हमने परचेज किया, तो मेरा बेटा है उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, छोटे बेटे को, तो मुझे बोला बाबा यहाँ आए तो गाड़ी लिए बगैर मैं जाऊँगा नहीं। मैंने बोला यार ये गाड़ी तो लेगा ही। अब अपनी वाइफ से मैंने डिस्कस किया, वाइफ ने बोला जी बिल्कुल, ये तो अब यहाँ से जाएगा नहीं। तो हम लोग फिर 3rd फ्लोर गए स्पेशली। जब वो 3rd फ्लोर की शॉप के अंदर दाखिल हुआ, उसने एक नहीं, उसने पता नहीं कितनी गाड़ियाँ उठा ली कि बाबा ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। तो मैंने बोला बेटा ज़रा एक ले लो या 2 ले लो, अब इतनी सारी गाड़ियाँ, अलबत्ता उसके घर में कुछ सैकड़ों गाड़ियाँ मौजूद हैं, इतना शौक है। मगर वो उस दुकान में जाके मैं उस अपने बेटे को याद करता रहा। जिस वक्त आग लगी, बस मैं अपनी फैमिली को याद कर रहा था, यार हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, हम लोग भी हो सकते थे, लेकिन खुदा की कुदरत थी कि हम लोग उस वक्त नहीं थे वहाँ पे, कुछ और लोग मौजूद थे, कोई और पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे। क्या गुजरी उनके ऊपर, नाकाबिले बयान है। बच्चों का 3rd फ्लोर से बहुत कनेक्शन था, एक एक तरह के झूले, और ऐसा नहीं कि एक झूला जो है अगर 12,000 का है तो उससे कम का नहीं है, 8,000 के भी दिखाएंगे आपको, 5,000 के भी दिखाएंगे आपको। और हर बच्चा वो चाहता है कि बस छोटी छोटी चीज़ हम ले लें। तो ऐसा होता था कि जो छोटी मोटी दुकानें होती थी वहाँ से बच्चे को कुछ ले दिया कि वो बच्चा जो है फिर जिद ना करे, और वो उसी से खेलता रहता था, और शॉपिंग भी कंप्लीट हो जाती थी। और 3rd फ्लोर तो प्योरली बच्चों के लिए ही मख्तस था, और उसमें हमने देखा कि छोटी छोटी बच्चों की गाड़ियाँ और झूले, इस तरह के बहुत सारे टॉयज़। और मुझे तो बाद में पता चला, जब मैं वहाँ गई, 3rd फ्लोर अभी मेरा जाना हुआ था, तो मुझे पता चला कि वहाँ पार्किंग का भी पूरा इंतज़ाम था, और मैंने कभी भी नहीं देखा, हमेशा हम नीचे ही घूम के आ जाते थे और हम खो जाते थे। क्योंकि गुल प्लाजा का एक मसला ये भी था कि वहाँ सिग्नल का बहुत मसला हुआ करता था। मतलब जब भी घर वालों से कांटेक्ट करना हो, ऑफिस से कांटेक्ट करना हो, तो हमें इमारत के बाहर आके जो है कांटेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि सिग्नल वहाँ पे बहुत कम थे, बहुत कम मिलते थे सिग्नल। तो इसलिए हमारी कोशिश होती थी कि हम नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें से ख़रीदारी करके हम जल्द अज जल्द निकल आएँ। और अक्सर ये होता था कि हम खो भी जाते थे, इतनी बड़ी इमारत कि आज तक ये नहीं पता चला कि कहाँ से हम आए थे और कहाँ से हम निकल रहे हैं। और वहाँ पर जो चना चाट वाला होता था वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो हम लोग अक्सर उसको निशानी बना लेते थे कि यहाँ पर अगर कोई खो जाए तो आ जाए, तो हम वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर प्रॉपर डायरेक्शंस होती तो शायद जो है वो जो सानिया हुआ है तो काफ़ी लोग भी बच जाते, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो रोज़ाना की बुनियाद पे आते होंगे, या फिर उनका हर माह हर हफ्ते जाना होता ही होगा। लेकिन क्या है कि वहाँ पर डायरेक्शंस की वजह से इमारत इतनी बड़ी है और इतनी तंग जो है उनकी जो गलियाँ हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर लोग जो है अक्सर भटक जाते थे। हम तो रोशनी में भटक जाते थे, जो अंधेरे में भटके तो उनको कैसा फील होता होगा। 20 साल मेरा तजुर्बा हो चुका है, और मैं कराची में चाहे बल्दिया टाउन हो, चाहे वो आरजे मॉल हो, चाहे वो इससे छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हों, मैं तमाम ही वो जो कवर कर चुका हूँ। लेकिन मैं जिस वक्त आग लगी, मैं रात तकरीबन 10 बजे के करीब अपने घर पे मौजूद था। फ़ोन मेरे भी बजे, जैसे ही फ़ोन बजे मैंने उठाया, यार क्या हुआ, इतने फ़ोन अचानक क्यों बजने शुरू हुए, पता चला आग लग गई। मैंने फ़ौरन टीवी स्क्रीन ऑन की, देखा टिकर चलने शुरू हो गए। अब मेरा भी तजस्सुस था, रिपोर्टर हूँ, मैंने यार ये आग लगी है। मैंने 1-2 दोस्तों को फ़ोन किया, आग लगी, कह रहा हाँ यार मामूली से आगे बुझ जाएगी। मैंने बोला यार मुझे ये मामूली नहीं लग रही। मैंने बोला ये सीज़न है, जब सर्दियों से पहले ये सीज़न कहलाता है हमारी फील्ड के अंदर, या फायर ब्रिगेड के लोगों से आप पूछेंगे तो हम लोग इसको सीज़न कहते हैं, क्योंकि खुश्क मौसम होता है। उस वक्त जब आग लगती है तो वो आग लाजमी आउट ऑफ कंट्रोल होती है।
मैंने बोला नहीं यार, ये जिस वक्त ये आग लगी है, और क्योंकि गुल प्लाजा के अंदर जितनी भी शॉपिंग होती है, जो फैमिलीज आती है वो शाम के अंदर आती हैं, क्योंकि ऑफिस से छूट के अपनी फैमिलीज को टाइम देते हैं, वो शॉपिंग करने आते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके घर में शादी हो रही होती है। अगर कोई किसी के घर में शादी हो रही हो और वो गुल प्लाजा ना जाए, उसकी शादी अधूरी है, कंप्लीट नहीं हो सकती उसकी शादी। तो लिहाजा मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने बोला यार ये आग छोटी नहीं हो सकती। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने वाला मोबाइल फ़ोन रखे और मैं अपने बच्चों के साथ लग गया, उनको पढ़ाई करा रहा था। फिर फ़ोन बजने लगे, मैंने बोला यार ये अब क्या हुआ। मैंने दोबारा फ़ोन देखा तो वो कह रहे हैं यार आग फैल रही है। यार मैंने बोला यार अभी तो चंद ही मिनट गुजरे, इतनी तेज़ी से कैसे फैल रही कि एक गेट से दूसरे गेट तक, यानी कि वो एमएच रोड की जानिब वो आग लगी। और वो आग फैलते फैलते गेट नंबर 7, यानी कि जो अंकल सरिया की बैक साइड पर है, गेट नंबर 7 तक पहुंच गई। मैंने कहा यार ये मुमकिन नहीं है। कह रहे यार ये मुमकिन है, और अब आग ऊपर जा रही है। और जितनी आधे या पौन घंटे के अंदर वो पूरी इमारत जो है वो उसकी आग की लपेट में थी। 50 मिनट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी इमारत अपनी आग की लपेट में थी और हर तरफ धुआं ही धुआं था। मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा आंसर था जो कि हमें उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कोई पहलू ऐसा है कि आग कैसे इतनी तेज़ी से फैली, क्या इलेक्ट्रिक वायरों से लगी, क्या डक के ज़रिए गई, एसी के ज़रिए, या कोई और वजूहात हो सकती हैं, या जो माल था, मटेरियल था, प्लास्टिक था, परफ्यूम्स थे, केमिकल्स मौजूद थे, क्या ये उनके ज़रिए फैली। लेकिन ये इसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है कि इतनी जल्दी इतने बड़े गुल प्लाजा के अंदर आग कैसे फैली। देखिए अगर आप मुझसे फिगर पूछेंगे ना, तो मैं बता दूंगा चंद इमारतें हैं, चंद कमर्शियल इमारतें हैं। मैं कमर्शियल की बात करूंगा, जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो चंद हैं, गिनती के ऊपर। शायद वो 2-4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं अगर मैं काउंटिंग करूंगा। इसके अलावा 99.9% जो जितनी भी कमर्शियल इमारतें हैं उनके अंदर फायर सेफ्टी और फायर एग्जिट का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। वक्तन फ़वक्तन सर्वे होते रहा। 2 साल पहले भी एक केएमसी की डिपार्टमेंट ने इनका सर्वे किया था, शहर भर की तमाम जितनी भी कमर्शियल इमारतें थी, तमाम तो नहीं, अच्छी खासी इमारतों का सर्वे किया था, और उनको हिदायत की गई थी कि आप ये तमाम इंतज़ामात कर लें, फायर सेफ्टी के तमाम इंतज़ामात करें, फायर एग्जिट लाजमी बनाएं, और फायर सेफ्टी की जो इंतज़ामात होते हैं वो मुकम्मल करें। अलार्म है, दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लगाएं। मगर हिदायत के बावजूद मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, शायद एक आध के अलावा कोई ऐसा इमारत, कमर्शियल इमारत नहीं है जो किसी ने वो फायर सेफ्टी के हवाले से इक़दाम किए हों। जहाँ तक आपने दुकानदारों की बात की हो, अगर हम एज अ रिपोर्टिंग जब हम करते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि आपके प्लाजा में, आपके शॉपिंग सेंटर में क्या इंतज़ामात थे, तो यकीन करें आप दुकानदार हमसे लड़ते हैं कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। या अल्लाह रहम करे, आग रुकी नहीं रही है भाई। देखिए माइंडसेट ये है कि जैसा है जैसे वैसा चलने दे, ठीक है। जो जिस तरह काम कर रहा है उसको काम करने दे। अगर आप उनको जाके कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, तो वो आपसे लड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यही वजह है कि शहर में बेशतर शॉपिंग सेंटरों में आप फायर सेफ्टी के इक़दामात और फायर एग्जिट मौजूद नहीं हैं। अगर आप उनको कहेंगे तो आप आगे से वो आपको जवाब दे नहीं है, वो कहते हैं हम लड़ेंगे, वो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरी फायर ब्रिगेड हुकाम से भी बातचीत हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि यार हमने पूरा सर्वे करके शहर की सबसे बड़ी शाहराह फैसल बेशतर जो इमारतें थी उनका हमने सर्वे कंप्लीट करके रिपोर्ट पेश की और हिदायत की, लेकिन बावजूद कुछ भी नहीं है, कोई इक़दाम नहीं है। आखिरी हल तो यही है, ये कौम डंडे के बगैर मानने वाली नहीं है। जब तक डंडा नहीं चलेगा उस वक्त तक ये अवाम मानेगी नहीं। ज़ोर ज़बरदस्ती से ही काम चलेगा, इनको पाबंद करना पड़ेगा। तमाम इमारतों की इंतज़ामिया को, मैनेजमेंट को, सोसाइटी, यूनियंस को ये इस बात को बावर करना पड़ेगा कि ये इक़दाम ज़रूरी हैं। ये ना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बल्कि जो शॉपिंग सेंटर में आने वाले शहरी हैं उनके लिए ज़रूरी है, आपके दुकानदारों के लिए ज़रूरी है, आपके माल के ज़रूरी है, आपकी जान के लिए ज़रूरी है। ये तनवीर पास्ता थे यहाँ के जो यूनियन के सदर थे, और मैं आपको बताते चलूँ यही वो तनवीर पास्ता थे
जो कि आरजे मॉल में जब 2023 में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था, उस वक्त भी वो यूनियन के सदर थे। और आज जब गुल प्लाजा में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया तो जो गुल प्लाजा की यूनियन के सदर भी तनवीर पास्ता हैं। तनवीर पास्ता से हमने ये पूछा कि आपने मेंटेनेंस के लिए कितने रुपए आपने मुकर्रर किए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि हमने 1500 रुपये फ़ी दुकान मुकर्रर किए हुए थे और हम इसकी बाकायदा उनको पर्ची भी दिया करते थे। बाकायदा उन्होंने ये भी हमें बताया कि उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी चली और वो कैंपेन ये चली कि सोशल मीडिया के ऊपर उनसे एक पर्ची गर्दिश करी थी उनके नाम से, जिस पर लिखा हुआ था 5,500 रुपये फ़ी दुकान से मेंटेनेंस के नाम पर वसूल किए जाते हैं। हमने सवाल किया आप 1500 रुपये ले रहे हैं या 5,500 रुपये ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं 1500 रुपये फ़ी दुकान हम लोग मेंटेनेंस लेते हैं। इसके अंदर हमारे सारे इकदाम जो सिक्योरिटी के वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं, उनकी सैलरीज दी जाती है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। फायर सेफ्टी के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया। गुल प्लाजा में मजमूई तौर पर 1200 से ज़ायद दुकानें मौजूद थी। देखिए, फ़ी दुकान से 1500 रुपये वसूल किए जाते थे। अब गुल प्लाजा के अंदर मजमूई तौर पर 1200 दुकानें मौजूद हैं। अगर फ़ी दुकान से आप लगा लें 1500 रुपये ले रहे हैं तो 1200 दुकानों के बनते 18 लाख रुपए रकम बनती है। अगर 18 लाख रुपए आप कुछ महीने को 18 लाख रुपए जमा कर लें, फायर सेफ्टी के इंतजाम आप अरेंज कर दें, कैसे मुमकिन नहीं है। आप देख लें कि एक एक चीज़ हो सकती है। अब चंद पैसे आप होल्ड करते, वो फायर सेफ्टी के इंतजाम पे आप लगाते, फायर एग्जिट बनाते और आप सारी चीज़ें करते, कैसे ये नहीं होता कि आपके गुल प्लाजा के अंदर ये तमाम इकदाम कैसे नहीं पूरे हो सकते थे। ईद आ रही है तो कराची वाले लाजमी गुल प्लाजा को हम खुद भी मिस करेंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे अच्छा गुल प्लाजा होता था। हमेशा मेरी कोशिश होती थी गुल प्लाजा में जाऊं, रिपोर्टिंग करूं, वहां से कुछ ख़रीद भी लूं और वहां के मज़े मज़े खाने भी खाऊं। वहां की पूरी फूड स्ट्रीट मेरे दिल के बहुत करीब थी और मेरे ख्याल से इस बार ईद में गुल प्लाजा नहीं होगा तो शायद बहुत लोगों का दिल दुखा है और हमारा अपना भी, मतलब खुद भी हम बहुत ज़्यादा इस ईद में, मेरे ख्याल से गुल प्लाजा की वजह से तो शायद ईद में वो रौनक ही ना लगे, चाहे वो कपड़ों की बात हो या ईद मनाने की बात हो, खुशी की बात हो। तो इस बार ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा फील हुआ है कि शायद हम इस बार ईद नहीं मना सकें।